and this module is related to the population and resources in an industrialized world economy, where we are discussing about resource endowment and the geography of trade. Whenever we try to understand the geography of trade, we need to understand the comparative advantage. Here we can compare two theories. Basically, first theory was related to the absolute advantage and second theory is related to the comparative advantage. एब्सोल्यूट एडवांटेज में आइडिया ये था कि कंट्रीज जो होती हैं उनको किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में एब्सोल्यूट एडवांटेज होता है, इसलिए उनको उस चीज़ में प्रोडक्ट में स्पेशलाइज कर लेना चाहिए. जबकि कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी ये कह रही थी कि अगर दो कंट्रीज में एक कंट्री जो है उसको किसी भी प्रोडक्ट में एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है तो भी वो कंपैरेटिव एडवांटेज जिसमें उसको है उसमें उसको स्पेशलाइजेशन करना चाहिए. अब ये सिंपल सी थ्योरीज हैं बेसिकली, लेकिन इनकी जो अंडरपिनिंग है, जो इनकी बेसिक थीम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो जो रिकार्डो की थ्योरी है कंपैरेटिव एडवांटेज की, जो कि ज़्यादा विब्रेंट है, ज़्यादा पावरफुल है और अभी भी वो इफेक्टिव है, उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कंसेप्ट को थोड़ा सा एलोबरेट किया गया. तो रिकार्डो ने कहा था कि स्पेशलाइजेशन जो होगी, अगर इफ नेशन प्रोडक्ट हैविंग कंपैरेटिव एडवांटेज, कि अगर एक नेशन जो है उसको किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कंपैरेटिव एडवांटेज है तो उसको उसमें स्पेशलाइजेशन कर लेना चाहिए, और उसके नतीजे में क्या होगा कि उसको वो अपनी वेल्थ को इंक्रीज कर सकता है. दूसरी तरफ ये है कि इसके बावजूद कि उसका पार्टनर जो है उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज हासिल है प्रोडक्शन प्रोसेस में सेम प्रोडक्ट में, यानी आप रिलेटिव एडवांटेज रखते हैं या कंपैरेटिव एडवांटेज रखते हैं एक प्रोडक्ट में. फर्स्ट करें वीट में, आप वीट की प्रोडक्शन में, लेकिन दूसरी कंट्री जो है उसको वीट की प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट एडवांटेज है, फिर भी अगर आप ट्रेड करते हैं उस प्रोडक्ट में ट्रेड में, तो फिर भी आपकी वेल्थ इंक्रीज होगी. अब यहाँ पे जो ऑप्टिमम रिसोर्स एलोकेशन है उसका बेसिक कंसेप्ट है कि रिसोर्स जो है उनको ऑप्टिमली एलोकेट होना चाहिए, इफेक्टिवली एलोकेट होना चाहिए, यानी बेस्ट एलोकेशन रिसोर्सेज की होनी चाहिए, उनकी वेस्टेज और वेस्टेज नहीं होनी चाहिए. तो ये बेसिकली रिसोर्सेज आप देखें तो उसमें लेबर प्राइम रिसोर्स है, कैपिटल है और नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिनमें बाकी सारे आ जाते हैं, रॉ मटेरियल वगैरह भी. अब हिक्सन ओलन ने इस थ्योरी को फर्दर इन्हांस किया था, उस एक थोड़ी डिफरेंट सिनेरियो में उसने इसको एक्सप्लेन किया था. तो हिक्सन ओलन थ्योरी क्या कहती थी, ये बेसिकली फोकस करती है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट राइजेज विद स्पेशलाइजेशन, कि जब आप स्पेशलाइजेशन करते जाते हैं, कंट्रीज किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में स्पेशलाइज करती जाती हैं, जैसे एक कंट्री वीट में स्पेशलाइज कर रही है, एक राइस में कर रही है, एक कंप्यूटर में कर रही है, कंप्यूटर प्रोडक्शन में, तो ये जैसे जैसे स्पेशलाइजेशन करती जाएंगी इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती जाएगी. तो इसलिए ये नहीं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो स्टेबल होगी. तो और ये उसकी बेसिक वजह क्या है कि कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज जो है वो वेरी करता जाएगा, वो चेंज होता जाएगा, क्योंकि उसके स्पेसिफिकेशन चेंज हो जाएगी. नेक्स्ट पॉइंट जो है वो रिलेट कर रहा है कि जब किसी भी कंट्री को हम एक्सपोर्टेबल्स देखते हैं तो उसमें डोमिनेंट कंपोनेंट जो होता है वो उसका अबंडेंट फैक्टर होता है. यानी अगर पास करें पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में जो डोमिनेंट फैक्टर होगा वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो अबंडेंट है. और एग्रीकल्चर में अगर आप देखें तो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है, तो लेबर का कंपोनेंट बेसिकली डोमिनेट कर रहा होगा पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में. इसी तरह जो डेवलप कंट्रीज हैं उनकी एक्सपोर्ट में, या आप कह लें जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं उनकी एक्सपोर्ट में मशीन कंपोनेंट या कैपिटल कंपोनेंट जो है वो डोमिनेट करेगा. अब यहाँ पे हम ये चीज़ भी जज कर सकते हैं कि क्या फैक्टर इंडोमेंट जो है उसकी रेशो में कोई चेंज आ रही है कि नहीं. इस चीज़ को एक प्रॉक्सी के तौर पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेशो से भी देखा जा सकता है कि अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेशो चेंज हो रही है तो इसका मतलब है फैक्टर इंडोमेंट चेंज हो रही है, तो ये एक किस्म की प्रॉक्सी उसको रिफ्लेक्ट कर सकती है. अब हम सेकंड चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि जो कंपैरेटिव एडवांटेज है वो स्पेसिफिकली लीड कर गया टूवर्ड्स कोर एंड पेरिफेरी रिलेशनशिप. अब कोर क्या है कि एक जैसे एक सिटी है वो कोर है जो सिटी की, और सिटी की बाउंड्री, और सिटी के साथ साथ बहुत सारी छोटे छोटे आप देखेंगे टाउन्स हैं, विलेजेस हैं, और कुछ ऐसे हैं जो डेवलप हो चुके हैं सिटी की तरह लेकिन पूरी तरह सिटी का पार्ट नहीं है, इनको हम पेरिफेरी कहेंगे. तो ये सब पेरिफेरी हो जाएंगे. तो इसी तरह जो डेवलप कंट्रीज हैं वो कोर बन गई हैं, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको सप्लाई करती हैं डिफरेंट किस्म के रिसोर्सेज, वो पेरिफेरी के तौर पे कंसीडर की जा रही है. अब ये कोर पेरिफेरी रिलेशनशिप जो है वो परपेचुएट करता है बिकॉज ऑफ द कंपैरेटिव एडवांटेजेस. अब ये इंटरेस्टिंग चीज़ ऑब्जर्व की गई है कि अगर कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी को पूरी तरह इंप्लीमेंट किया गया जिस तरह पहले हुआ है, तो उसका आउटकम क्या है कि कोर पेरिफेरी रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गया, और कोर पेरिफेरी रिलेशनशिप जो है वो सस्टेन कर रहा है, परपेचुएट कर रहा है. यानी ये नहीं हो रहा कि जो कोर कंट्रीज हैं वो तो चलो कोर डेवलप हो चुकी हैं, सिविलाइज हो चुकी हैं, लेकिन जो पेरिफेरी हैं वो भी डेवलप हो जाएं और वो भी कोर का पार्ट बन जाए, ऐसा नहीं हो रहा. तो कोर डोमिनेट्स इन स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चर्स एंड पेरिफेरी स्ट्रिक्ट प्राइमरी प्रोडक्ट कमोडिटी ट्रेड. क्योंकि होता ये जा रहा है कि जो प्राइमरी प्रोडक्शन है वो सारी की सारी लाइबिलिटी पेरिफेरी के ऊपर चली गई, और कोर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है. यानी आप रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर हो गए, अगर पेरिफेरी में है तो पेरिफेरी जो है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता जाएगा,
और जो कोर है वो मैन्युफैक्चर करके प्रोडक्ट्स वो बनाता जाएगा और वो खुद भी कंज्यूम करेगा और पेरिफेरी को भी सेल करेगा। तो ये शॉर्ट टर्म में तो बड़ा एफिशिएंट है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप रिसोर्स वेस्टेज को मिनिमाइज कर सकते हैं और इसको प्रोडक्टिवली इसकी प्रोडक्टिविटी इनहेंस कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक अपनी कॉस्ट है, और वो कॉस्ट क्या है कि पेरिफेरी फेल टू डेवलप। पेरिफेरी जो है वो डेवलप नहीं हो सकती है, उसके पास स्कोप ऑफ डेवलपमेंट नहीं है। यानी वो बेसिकली स्पेशलाइज हो गई है किसमें, रॉ मटेरियल में स्पेशलाइज हो गई है, उन चीज़ों में जिसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहे, या जिसकी पोटेंशियल कैपेसिटी जो है प्रोडक्टिव वो इतनी ज़्यादा इसे इनहेंस नहीं कर रही। जबकि जो कोर है वो उसमें है जिसमें बहुत एडवांसमेंट वो टेक्नोलॉजी में कर जाती है और बहुत तेज़ी से अपनी इनकम को राइज कर लेती है। अब यूके जो है बेसिकली अगर आप हिस्ट्री में देखें तो वो डोमिनेंट कंट्री रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड। उसने अमेरिका और कनाडा वगैरह उसके ऊपर भी रूल किया। तो अब जब नॉर्थ अमेरिका और कनाडा के साथ वो ट्रेड करता था तो ये बड़ा उसके लिए बेनिफिशियल होता था, और ये वो किस बेसिस पे कंपैरेटिव एडवांटेज के बेसिस पे करता था। इंडिपेंडेंस जब मिल गई यूएसए को और कनाडा को, तो फिर उन्होंने कुछ किया, उन्होंने एफर्ट की, उन्होंने अपनी स्टेटस को चेंज करने की कोशिश की, क्योंकि वो बेसिकली एक पेरिफेरी इकोनॉमीज के तौर पे बनते जा रहे थे यूके की वजह से। तो यूके एक डोमिनेंट कोर इकोनॉमी थी। अब उन्होंने क्या किया कि हाई वार रेस कर दी टैरिफ की, और उसके बाद क्या किया, ये ऐसे ही है जैसे आप अपनी बाउंड्रीज कर दें और उसको कट ऑफ कर दें और इंटरनल सिस्टम के ऊपर फोकस करते हुए उसको डेवलप करने की कोशिश करें। तो इसी तरह उन्होंने क्या किया कि अपनी फैक्टर एंड डोमेन्स जो है उसको चेंज करने की कोशिश की, उसकी कंपोजिशन चेंज की टैरिफ वॉल्स के थ्रू, और डोमेस्टिक इंडस्ट्री के ऊपर फोकस किया ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री की प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो एनहेंस कर दे। अब ये पॉसिबल है सिर्फ इस सूरत में कि एक एक्सेप्टेबल कॉस्ट जो है वो आपको बेयर करनी पड़े। अगर आप उस वक्त देखें तो ये कॉस्ट एक्सेप्टेबल थी और वो मैनेज कर गए, लेकिन अब जो कॉस्ट है वो बहुत हाई होती जा रही है। अब आपको पता है कि फ्री ट्रेड और जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रिस्ट्रिक्शन है, इन सब ने डेवलपिंग कंट्रीज के लिए या पेरिफेरी इकोनॉमीज के लिए ये पॉसिबल नहीं रखा कि वो हाई टैरिफ की वाल्स रेस करें और अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फोकस करें। और दूसरी बात यह है कि अगर वो ऐसा कर भी ले तो भी उनकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो उस तेजी से इन्हेंस नहीं कर सकती जिस तरीके से वो अदरवाइज उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कर सकते हैं जो कि डेवलप कंट्रीज उनको प्रोवाइड करती हैं थ्रू ट्रेड। अब यहाँ पे अगर हम जम्पशन देखें हिक्सन और मॉडल की तो वेरी करती हैं कोर में और पेरिफेरी में। अब अगर दोनों कोर और पेरिफेरी की बेसिक एजम्पशन जो बेसिक कंडीशन हैं वो सेम रहती तो शायद ये कंपेरेटिव एडवांटेज पेरिफेरी को भी इस काबिल बना देता कि वो डेवलप कर जाए। लेकिन बेसिकली अगर आप देखें तो कोर की कंडीशन या सिनेरियो कुछ और थे और पेरिफेरी के सिनेरियो कुछ और है। और इसमें ये भी ज़रूरी नहीं कि बाय नेचर या बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा है, हो सकता है कोर ओवर द टाइम ऐसे सिस्टम डिज़ाइन कर गया है, इस तरह की सिचुएशन पैटर्न डिज़ाइन कर गया है पेरिफेरी के साथ, क्या पेरिफेरी के लिए उन कंडीशंस को होल्ड करना मुमकिन नहीं रहा। इस चीज़ को हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं इस एग्जांपल के जरिए। ये कोर एंड पेरिफेरी की 3 डायग्राम्स है। पहली डायग्राम शो कर रही है कि मशीनरी और शुगर का 1-to-1 रिलेशनशिप है, और दोनों इसमें यानी पेरिफेरी टोटल शुगर की प्रोडक्शन में स्पेशलाइज कर सकता है जो कि लेबर बेस्ड है, और जो कोर है वो मशीनरी की प्रोडक्शन में कर सकता है जो कि कैपिटल बेस है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ट्रेड जो है वो पॉसिबल है, एब्सोल्यूट एडवांटेज है यहाँ पे दोनों को, पेरिफेरी को लेबर ओरिएंटेड लेबर इंटेंसिव शुगर प्रोडक्शन में और कोर को कैपिटल इंटेंसिव मशीन प्रोडक्शन में। कैपिटल और लेबर इंटेंसिव का मतलब है कि कौन सी टेक्निक यूज़ की जा रही है प्रोड्यूस करने के लिए। तो शुगर जो है वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक से हो रही है, और जो मशीनरी है जिसे आप कंप्यूटर कह सकते हैं या किसी और किस्म की मशीन इक्विपमेंट कह सकते हैं वो कैपिटल इंटेंसिव है। अब यहाँ पे क्या है कि एक लेबर अगर कोर को हम देखें ये आपस में ट्रेड कर रहे हैं, तो एक लेबर का यूनिट ट्रेड कर सकता है विद जो पेरिफेरी कोर के साथ, वो एक यूनिट लेबर अगर ड्रॉप करता है तो वो 3.3 यूनिट कैपिटल गेन कर सकते हैं। यानी अगर एक आप समझ लें कि यूनिट शुगर का वो एक्सचेंज कर सकता है 3.3 यूनिट ऑफ मशीन के साथ ट्रेड के जरिए। अगर ट्रेड नहीं करता तो फिर एक यूनिट लेबर सिर्फ 0.3 यूनिट कैपिटल प्रोड्यूस करेगा। तो इसका मतलब है कि एक यूनिट लेबर यहाँ शुगर से उठा के आप मशीन में लगाएंगे तो 3 यूनिट अगर आप शुगर के ड्रॉप करेंगे तो आप एक यूनिट मशीन का प्रोड्यूस कर लेंगे। अब इस तरह का ये रिलेशनशिप है। अब यहाँ पे ट्रेड के नतीजे में क्या हो रहा है, 3 एक्स्ट्रा यूनिट आपको मिल रही है, क्योंकि 3.3 यूनिट तो आप ड्रॉप कर देंगे ना, वो तो आपकी सेक्रीफाइस है। एक लेबर यूनिट जब आप सेक्रीफाई करेंगे एक्सचेंज करेंगे तो आपको 3 यूनिट एक्स्ट्रा कैपिटल मिल जाएगा। अब दूसरा रिलेशनशिप जो है वो कंपैरेटिव एडवांटेज का है। पहला कंपैरेटिव एडवांटेज ये है कि चलें शुगर में आपको पेरिफेरी के मुकाबले में फिर भी रिलेटिवली ज़्यादा कंपैरेटिव एडवांटेज है, यानी जो पेरिफेरी कोर है उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है इसमें। तो यहाँ पे आपका एक्सचेंज जो होगा वो क्या होगा, एक लेबर यूनिट जो है ना 2 कैपिटल यूनिट के अगेंस्ट आप एक्सचेंज कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी आप इसको क्या होगी कि अगर आप एक लेबर यूनिट ड्रॉप करते हैं, यानी आप एक शुगर का यूनिट ड्रॉप करते हैं, तो आप 0.67 कैपिटल का यूनिट जो है वो आप सेक्रीफाइस करेंगे।
यानी लोकली अगर आप शुगर की प्रोडक्शन कम करते हैं, 1 यूनिट लेबर निकालते हैं शुगर से और मशीनरी में डालते हैं तो 0.67 यूनिट कैपिटल प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको एक्सचेंज करते हैं तो आपको 2 यूनिट कैपिटल मिल जाता है, जो कि आप इफेक्टिवली कह सकते हैं 1.3 यूनिट एक्स्ट्रा कैपिटल आप ट्रेड के जरिए गेन कर सकते हैं। अगर अब ये एब्सोल्यूट सिचुएशन बन जाए, जो कि यहाँ पे इस थर्ड पिक्चर में आ रही है, ये कंपैरेटिव एडवांटेज है, लेकिन अब जो एब्सोल्यूट एडवांटेज है कोर को दोनों की प्रोडक्शन, मशीन के प्रोडक्शन में भी और शुगर की प्रोडक्शन में, अब होगा ये कि इस सिचुएशन में भी आपका एक्सचेंज वही रहेगा कि एक लेबर यूनिट जो है ना 2 कैपिटल यूनिट से एक्सचेंज हो रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा जो सेक्रीफाइस रेशियो बढ़ गई है, क्योंकि आप 1 यूनिट लेबर से आप एक 1.2 के यूनिट कैपिटल या मशीन के प्रोड्यूस कर सकते थे। अब गेन जो होगा वो आपका सिर्फ 0.8 यूनिट कैपिटल होगा, लेकिन स्टिल गेन इज देयर। इसका मतलब है कि ये पॉसिबिलिटी है, बेशक कंपैरेटिव एडवांटेज ही है, लेकिन इस सूरत में आप एब्सोल्यूट एडवांटेज दूसरी कंट्री को हो भी तब भी ट्रेड करना आपके लिए बेनिफिशियल है। अब ये दूसरी सिनेरियो, ये आपका ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को शो कर रहा है कि किस तरह क्रॉस द वर्ल्ड, स्पेसिफिकली जो डेवलप कंट्रीज हैं उनके सिनेरियो में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड किस तरह। यूनाइटेड किंगडम तो देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स को देखें तो नॉन ह्यूमन कैपिटल जो है वो सबसे ज़्यादा है इसमें, उसके बाद जापान आता है और फिर आपका पहले रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो डेफिनेटली लॉट नंबर ऑफ कंट्रीज बन जाती हैं, लेकिन जो टॉप पे है यूनाइटेड किंगडम है और फिर जापान है। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सबसे आगे है यूनाइटेड स्टेट और उसके बाद जापान सेकंड नंबर के ऊपर है। अब अगर स्किल लेबर देखें तो उसमें भी यूनाइटेड स्टेट टॉप के ऊपर है और उसके बाद बस मार्जिनल सा डिफरेंस है अदर कंट्रीज़ में, और यूनाइटेड स्टेट जो है ना वो फिर सेमी स्किल लेबर में भी टॉप पे है और जापान फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आ रहा है। अब यहाँ पे देखें इलिटरेट लेबर फोर्स, जिसमें सबसे टॉप पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, 99.3% पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की वो इलिटरेट है, तो ये चीज़ एक प्रोडक्टिविटी को मिनिमाइज कर रही है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के। उसके बाद अगर अरेबल लैंड देखें तो यूनाइटेड स्टेट में सबसे ज़्यादा अरेबल लैंड अवेलेबल है और उसके बाद कनाडा की बारी आती है। उसके बाद आल फैक्टर अगर आप देखें जीएनपी की प्रोडक्शन तो है, तो यूनाइटेड स्टेट जो है वो 28.6% जीएनपी प्रोड्यूस कर रहा है और बाकी जो है एक बड़ा प्रपोर्शन जो है, यानी अगर आप बेसिकली देखें तो 60% के करीब ये जो है टोटल जीएनपी की प्रोडक्शन जो है वो इन कंट्री से हो रही है और सिर्फ अराउंड 40% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है रिसोर्सेज की, पॉपुलेशन की और उनके पॉपुलेशन की डिमांड की और जो पॉपुलेशन से अटैच रिसोर्सेज है वो बड़ी इम्बैलेंस है और इसकी वजह से आउटकम भी डिफरेंट है।